अंधेरे से बचाती हैं और गतिविधियों का आश्चर्यजनक खेल शुरू करती हैं। इसके अस्त होते ही हमारे ग्रह पर अंधेरा छा जाता है। रात का आकाश देखने में सुंदर किंतु रहस्यमयी है। इस आकाश में ग्रह और तारे अटखेलियां करते हैं। कम से कम 200 अरब सितारों की एक विशाल परिसर से संबंधित है, जो हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा को बनाते हैं। हमारी आकाश गंगा एक सर्पिलाकार मंदाकिनी है, जो 1,50,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। हमारे इस मंदाकिनी में लाल रंग के धूल का गुब्बारा तारों की जन्मस्थली है। इस मंदाकिनी में विभिन्न विभिन्न रंगों के तारे दिखाई देते हैं। ये रंग इनके तापमान को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग का तारा कम तापमान को प्रदर्शित करता है। नारंगी और पीला उससे ज्यादा तापमान तथा नीला और सफेद सबसे गर्म तारा होता है। चलते हैं अब हम सब समय यात्रा पर आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, जहां ब्रह्मांड में सिर्फ एक अपरिभाषित घनत्व वाला बिंदु था। हमारे ब्रह्मांड का जल एक अविश्वसनीय गति से फैलने वाली ऊर्जा की गर्म भरे इसी बिंदु के विस्फोट से हुआ। एक सेकेंड के छोटे अंश के बाद ऊर्जा ब्रह्मांड के पहले कण के रूप में बदल गई। कार्क नामक छोटे कणों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण किया। यह पहले परमाणु बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुक्त होते हैं। परमाणु बदले में तारे और आकाश गंगाएं बनाते हैं। आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का भी निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को, जहां हमें सूर्य और बृहस्पति बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
होगी। तथा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरी होगी। जहां सूर्य के प्रकाश, जल और अन्य तत्वों की उपस्थिति में पहले एक कोशीय जीव का जन्म होता है, फिर कोशिका विभाजन से बहुकोशीय जीव का जन्म होता है। और फिर इंसान का जन्म होता है। जब से मानव जाति पैदा हुई तब से विस्मय भरी ढेर सारी तंत्र कथाएं रचाई जाती रही। हमारे पूर्वजों को नक्षत्र मंडल का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे प्राथमिक अवलोकनों से कुछ पद्धतियां ज्ञात हुई, जिनके माध्यम से सबसे पहले कैलेंडर बनाया गया। वार्षिक श्रृंखलाएं समझे जाने पर कृषि और बस्तियों का निर्माण हुआ और पुरानी संस्कृतियां विकसित हुई। इसी दौरान आकाश के पहले मानचित्र बनाए गए, जिसमें चमकदार तारों को राशियों में बांटा गया। इन मानचित्रों ने नव संचालन को बढ़ावा देकर अन्वेषण और व्यापार का विकास किया। लेकिन पहले खगोलविदों को आकाश में दिख रहे क्रम को बनाए रखने वाली संरचनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन पहले खगोलविदों का दृष्टिकोण दंत कथाओं से जुड़ा हुआ था। खगोल विज्ञान को दंत कथाओं से अलग करने की दिशा में पहले कदम उठाए थे। उन दिनों के बुद्धिजीवियों जैसे पाइथागोरस, इराटोस्थेनेस, अपोलोनियस तथा टॉलेमी आदि ने वैज्ञानिक रूप से खगोल विद्या बढ़ाई और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए प्रणालियां भी बनाई। हमारे ग्रह के चारों ओर खगोलीय पिंडों के विचरण देखकर प्राचीन ग्रीक खगोलविदों ने खूब केंद्रित प्रणाली बनाई, जिसके ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी थी। अरिस्टार्कोस पहले यूनानी खगोलविद बने जिन्होंने सूर्य केंद्रित प्रणाली प्रस्तावित किया, पर उनकी राय कई शताब्दियों तक नजरअंदाज की गई। 16वीं शताब्दी में ही कोपरनिकस और केपलर जैसे खगोलविदों ने अरिस्टार्कोस के मत का समर्थन किया। डेनमार्क के टाइको ब्रहे के अवलोकनों को गणित के साथ बुनने पर सौर केंद्रित प्रणाली प्रबल हो उठी। इस प्रणाली के अनुसार पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। परंतु सन 1609 में खगोल विज्ञान में वाकई क्रांति हुई, जब गैलीलियो पहले खगोलविद बने जिन्होंने दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा। ऐसा करने से उन्होंने ज्ञात ब्रह्मांड की सीमाओं को बढ़ाया और हमेशा के लिए पुराने भू केंद्रित सिद्धांतों को मिटा दिया। बड़े
मृत्यु प्रचंड रूप से होती है और उनके अवशेष होते हैं अजीब श्वेत बहुमुखी तारे, न्यूट्रॉन तारे अथवा कृष्ण वीवर या ब्लैक होल्स। तारे आमतौर पर झुंडों में पाए जाते हैं जो दो तरह के होते हैं, गोलाकार झुंड तथा खुले झुंड। गोलाकार झुंडों में तारे गुरुत्वाकर्षण से संगठित गेंद के रूप में केंद्रित रहते हैं। झुंड के अंदर तारे कहाँ स्थित हैं, इस जानकारी से हम तारों की उम्र की पता लगा सकते हैं। इससे खगोलविद इनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ये झुंड गैलेक्सीज के अंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ बड़ी बड़ी सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में 30,000 तक गोलाकार झुंड निवास करते हैं। खुले झुंडों में कम तारे पाए जाते हैं और वे सब एक ही आयु वर्ग के होते हैं। खुले झुंडों के तारे गुरुत्वाकर्षण से उतने बड़े नहीं होते हैं। आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाते वक्त अन्य झुंडों या फिर गैस बादलों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे झुंड अपने तारों को खो देते हैं। अधिकतर खुले झुंड कुछ करोड़ साल तक ही बने रहते हैं। तारों के बीच स्थित धूल और गैस के विशाल बादल जिन्हें हम निहारिकाएं कहते हैं, इन निहारिकाओं की गैस में शामिल है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसेस। निहारिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, रिफ्लेक्शन अथवा बिंबित निहारिकाएं, एमिशन अथवा उत्सर्जन निहारिकाएं तथा डार्क अथवा श्याम निहारिकाएं। सही है तो ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते जाते हैं जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सुलगकर नए तारे जन्म न ले लें। सृष्टि की यह महान क्रीड़ा आज तक चल रही है। ग्रहीय निहारिकाएं एक तरीके की उत्सर्जन निहारिकाएं हैं। हमारे सूरज की तरह के तारे जब विकसित हो अपनी बाहरी परतें खोलकर सफेद बौने तारे बन जाते हैं, तब ऐसी निहारिकाओं की रचना होती है। सुपरनोवा के अवशेष एक अन्य प्रकार की निहारिकाएं होती हैं जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष को जीवन के लिए अनिवार्य भारी पदार्थ से समृद्ध बनाती हैं। ये अवशेष भारी तारों के असाधारण अंत के आखिरी निशान हैं। ब्रह्मांड का राक्षस। हम इंसान भोजन के रूप में फल, फूल, रोटी, चावल खाते हैं, किंतु ये महादानव तारे और ग्रह को धूल में बदलकर निकल जाता है, समय को भी धीमा कर देता है। इस ब्रह्मांड के राक्षस का नाम है ब्लैक होल। इससे प्रकाश भी भाग नहीं सकता है और अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही यह इस तरह का सब कुछ कर पाता है के पास आने वाले सभी पदार्थ निगल लेते हैं और इस प्रकार अपना भार बढ़ाते हैं। ब्लैक होल में पड़ने वाले पदार्थ उनके चारों ओर एक अनुवृत्ति मंडल बनाते हैं। इस मंडल में तापमान और गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि इससे एक्स रे
और गामा किरणें निकलती हैं। मध्यम पैमाने वाले तारों का अंत न्यूट्रॉन तारों को जन्म देता है। ये बहुत ही तेज गति से घूमते हैं और उनके विकिरण आसानी से तभी देखे जा सकते हैं जब वे पृथ्वी की ओर आते हैं। इस प्रकार उनकी चमक में समय समय पर परिवर्तन होते हैं और इसलिए हम इन्हें पल्सर कहते हैं। हम जुड़वे तारों को भी देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास होते हुए बेहद परस्पर प्रभाव डालते हैं। यदि इनमें से एक तारा बहुत घना न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल है तो पास आने वाले तारे से पदार्थ दूसरे घने तारे की ओर खिंच जाता है। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड की गहराइयों में जा रहे हैं। यहाँ दो बाइनरी तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए करीब आ रहे हैं। इस नजदीक आए तारों के बीच अचानक जोरदार टक्कर होता है जिसका परिणाम प्रचंड सुपरनोवा विस्फोट होता है। इनसे भी बड़े लेकिन अधिक प्रभावशाली है दो ब्लैक होल का टकराव। ये ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड प्रक्रिया है और इनसे कल्पनातीत मात्रा में अनोखी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण विकिरण के रूप में निकलती है। हर ब्लैक होल का एक सीमा होता है जिसको पार करने के बाद प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता है, जिसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। देखिए, एक तारा इस इवेंट होराइजन को पार करते ही धूल में बदलकर इसमें समा जाता है। हमारे आकाशगंगा में बहुत सारे ब्लैक होल हैं। हो सके उसमें एक सूर्य का भी पीछा कर रहा हो और एक दिन ऐसा आए कि सूर्य से हम लोगों को भी निकल जाए। शांत दिखने वाला हमारा ब्रह्मांड चारों तरफ खतरों से भरा पड़ा है। अब जाने क्या हो जाए। हमारी सबसे नजदीकी मंदाकिनी एंड्रोमेडा बड़ी तेजी से ही हमारी आकाशगंगा की तरफ आ रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि इसका जोरदार टक्कर हमारी आकाशगंगा से होगी। वैसे तो मंदाकिनियों की ज्यादातर टक्कर खाली चली जाती हैं, किंतु यदि कहीं ये टक्कर आमने सामने की हो गई तो चारों तरफ विनाश हो जाएगा, एक महाप्रलय होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा।
हमारे सूर्य का ईंधन समाप्त हो जाएगा, यह एक विशालकाय लाल रूप धारण करेगा और इस दौरान अपनी मृत्यु को जाता सूर्य पृथ्वी को निगल जाएगा। अपने अंत के साथ हम लोगों का भी अंत करेगा। इस तरह की खगोलीय अनहोनी से बचने के लिए वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। हो सके भविष्य में कुछ ऐसी मशीन बन जाए जिससे हम समय यात्रा कर सकें और बहुत कम समय में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन बचा पाएं। जो पृथ्वी हमें जीवन देती है, जो हमारे लिए माँ है, हम एक दिन उसको छोड़कर चल देंगे नए सौरमंडल की तलाश में जीवन बचाने के लिए। वैज्ञानिकों द्वारा अभी इस तरह की कोई मशीन विकसित नहीं की गई है। इधर हम इंसान अपने गलत कार्यों से अपनी पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहे हैं। हमारी धरती बुखार से पीड़ित है और हमें इसके लिए दया भी नहीं आ रही है। हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह पृथ्वी एक मृत ग्रह बन जाए और हम सब का विनाश हो जाए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आइए हम सब मिलकर पेड़ बचाएं, पेड़ लगाएं